देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो गया है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। बेंगलुरु में 3 दिन हो गए हिंसा को हुए, लेकिन अभी तक राज्य सरकार इस कश्मकश में है कि हिंसा के लिए जिम्मेदार संगठनों पर बैन लगाया जाए या नहीं। इस मामले में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कल में 60 से ज्यादा लोग पुलिस ने और पकड़े हैं और पुलिस की एफआईआर में कई संगीन आरोप सामने निकल कर आए हैं। यह इशारा मिलता है कि बेंगलुरु में जो कुछ हुआ वो अचानक नहीं हुआ, उसके पीछे बाकायदे एक सोची समझी साजिश थी। और साजिश करने वाले कौन थे, इसको लेकर भी पुलिस अपनी जांच में कई सारी चीजें सामने रख चुकी है। एसडीपीआई और पीएफआई 2 संगठनों के नाम जांच में बार बार सामने आ रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि इन संगठनों पर प्रतिबंध लगाने से सरकार हिचक क्यों रही है। हालांकि बीजेपी के नेता इस मामले में एसडीपीआई और कांग्रेस की साठगांठ का भी आरोप लगा रहे हैं। आखिर कैसे यह साठगांठ का आरोप लग रहा है वो भी आज आपको बताएंगे, और साथ ही बताएंगे कौन कौन से मेहमान आज हमारे साथ दंगल का हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन उसके पहले जरा ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए और समझिए पुलिस की एफआईआर इस मामले में क्या कहती है। एक भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट के नाम पर बेंगलुरु के एक हिस्से को जलाने की इस वारदात में 60 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। बेंगलुरु के डीजे हल्ली और केजी हल्ली पुलिस थानों की पुलिस ने एक कांग्रेस पार्षद इरशाद बेगम के शौहर कलीम पाशा को पकड़ा। इन गिरफ्तारियों के साथ 11 अगस्त को रात 9:30 बजे से लेकर आधी रात 2 बजे तक हुई हिंसा में 206 लोगों को पकड़ा गया है। इससे पहले बेंगलुरु हिंसा के मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई थी, उसमें एसडीपीआई के नेता मुजम्मिल पाशा समेत 5 मुख्य अभियुक्त और 200 से 300 अज्ञात लोगों के नाम पर एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर में लिखा है कि 11 अगस्त को भड़काऊ पोस्ट साझा करने के आरोपी नवीन को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन भीड़ ने पुलिस थाने पर हमला किया। अब कर्नाटक सरकार का कहना है कि हिंसा में एसडीपीआई और पीएफआई का रोल सामने आया है और हम उस पर बैन चाहते हैं। We have been talking about it and we are in that direction. Probably it's a matter of time. SDPI and PFI will be banned. We have been looking into this direction. Time and again we have been making that statement. वैसे इस मामले में कांग्रेस पार्षद के पति की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी कांग्रेस पर पहले से ज्यादा हमलावर है। बीजेपी पहले आरोप लगा रही थी कि कांग्रेस अपने ही दलित एमएलए अखंड श्रीनिवास मूर्ति के घर पर हुए हमले पर चुप है, और अब कह रही है कि जो कुछ हुआ वो कांग्रेस और एसडीपीआई की लड़ाई का नतीजा है। Since the investigation is going on, already there was an indication that was more of an political differences, in-group fighting inside the party and in between the 2 political party trying to capture this vote bank. They're into vote bank politics, trying to champion, each one trying to beat each other in the championing. So this has resulted in this kind of violence and trying to prove who is better. बेंगलुरु हिंसा को लेकर राजनीति अपनी जगह है, लेकिन सवाल हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों और संगठन पर कार्रवाई का है। बेंगलुरु हिंसा के लिए जिस एसडीपीआई को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, उससे और उससे जुड़े संगठन पीएफआई के खिलाफ हिंसा के मामलों में पहले भी जांच चल रही है। हैदराबाद से आशीष पांडे के साथ नागार्जुन, बेंगलुरु आज तक। तो आपको बता दें कि आज हमारे साथ 4 मेहमान हैं। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी होंगे, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं और राज्यसभा के सांसद हैं। हमारे साथ तस्लीम रहमानी होंगे, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं और मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सोनम महाजन होंगी, जो कि सोशल वर्कर हैं, सोशल मीडिया वर्कर हैं, बेंगलुरु से आती हैं। और हमारे साथ आमिर हैदर जैदी होंगे, जो कि सीपीआई के नेता हैं। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले तस्लीम रहमानी, मेरा सवाल आपसे है, क्या दलील देंगे आज एसडीपीआई के बचाव में, जबकि पुलिस सीधे सीधे तौर पर यह बता रही है कि एसडीपीआई और कांग्रेस
इन दोनों का एक मामला, इन दोनों की एक मिलीभगत, इसकी वजह से ये आग लगी। आपसे बात करूं उसके पहले एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आ गया। अमित शाह पिछले करीब 8 दिन से अस्पताल में भर्ती थे और कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आज उनका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आ गया है, यानी कि अब वो कोरोना मुक्त हो गए हैं। इस बारे में आपको और जानकारी हम आगे विस्तार से देंगे। फिलहाल रुक कर रहे हैं तस्लीम अहमद रहमानी का। तस्लीम साहब बोलिए अपनी बात। अमित शाह जी को मुबारकबाद और सेहत के लिए शुभकामनाएं। दूसरी बात, जो आपके सवालात हैं, देखिए वहां पर हजारों लोगों का मजमा था। क्या कोई ये कह सकता है कि वो मजमा सिर्फ एसडीपीआई का था? अगर इसका कोई यार्ड स्टिक है तो मुझे बताया जाए। 206 लोग गिरफ्तार हुए हैं, आप बता रहे हैं, उसमें से 5 लोग एसडीपीआई के हैं, बाकी लोग किसके हैं ये भी बताया जाना चाहिए। दूसरी बात, ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस और एसडीपीआई के बीच में जंग हो रही है, तो उसका कोई एक वाकया बताएं कि जिसमें कांग्रेस और एसडीपीआई के बीच में कहीं भी कोई झगड़ा हुआ हो, तो वो मुझे बताया जाना चाहिए। तीसरी बात, आप कह रहे हैं कांग्रेस भी इन्वॉल्व थी, ये आप कह रहे हैं, मैं कहता हूं कि इसमें बीजेपी इन्वॉल्व थी। अगर इसमें कांग्रेस का इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है तो क्या आप कांग्रेस को भी बैन करने की बात कहेंगे? अगर इसमें बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है तो क्या आप बीजेपी को भी इसको बैन करने की बात कहेंगे? ये एक जो पॉलिटिकल कल्चर इस मुल्क में बनाया गया है, वो पॉलिटिकल कल्चर पॉलिटिकल किलिंग का पिछले 60 साल से चला आ रहा है, उसके भुक्तभोगी हम हैं एक्चुअली, और हमको टारगेट किया जाता है और विदाउट एनी प्रूफ किया जाता है, विदाउट एनी एविडेंस किया जाता है। 20 साल से ये कहा जा रहा है कि पीएफआई जिम्मेदार है मुख्तलिफ चीजों के लिए। पीएफआई के बारे में आज तक एनआईए के इन्वेस्टिगेशन हो गए, लोकल पुलिस के इन्वेस्टिगेशन हो गए, कहीं कोई भी सुराग नहीं मिला है। झारखंड में बैन लगा दिया, 6 महीने वो बैन चल नहीं सका, हाई कोर्ट को, झारखंड के हाई कोर्ट को उसे क्वैश करना पड़ा। अभी यहाँ यूपी गवर्नमेंट कह चुकी, राजस्थान गवर्नमेंट कह चुकी कि एसडीपीआई का इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं है। खुद बीजेपी शासित सरकार थी उस वक्त कहा कि इनका कोई इन्वॉल्वमेंट कह रहे हैं सर सबके बावजूद पीएफआई पॉलिटिकल एक सामाजिक संगठन है किया जाता है, और वो बेंगलुरु में परसों रात को जो लोग पकड़े गए हैं तरीके से वो सारे के सारे वहां असल में कोरोना पीड़ितों को खाना खिलाने या सैनिटाइजर बांटने गए थे। का काम किया जा रहा है पॉलिटिकल गेन के लिए कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में बीजेपी जो इलेक्शन लूज कर रही है वो कम्युनल पोलराइज करके इस तरीके से और वो इलेक्शन जीत सके, इसके सिवा कुछ नहीं है। सर मैं केवल एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, क्या आप इस बात से इनकार करेंगे कि फेसबुक पोस्ट को लेकर आग लगाई गई, हाँ या ना? सर बताइए, फेसबुक पोस्ट को लेकर आग लगाई गई, हाँ या ना? इसको स्वीकार करते हैं कि नहीं? कानून को अपना काम करने दें। फेसबुक पोस्ट को लेकर आग लगी, स्वीकार करते हैं या नहीं? अरे यकीनन देखिए, जो यहाँ पर अभी ये कोशिश की जा रही है कि कभी दिल्ली के वायलेंस से जोड़ा जा रहा है, कभी यूपी के वायलेंस से, बिल्कुल गलत है। वहां पर एक फेसबुक की पोस्ट पर कैरिकेचर कार्टून बनाए गए जो डेनमार्क के खतरनाक कार्टून थे, उससे ज्यादा खतरनाक कार्टून पोस्ट किए गए। 5 अगस्त से ये सिलसिला जारी था, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, पुलिस को कहा जाता रहा, और उसके बाद इसके बावजूद रहमानी साहब, आप तो ये दावा करते हैं कि आप साफ गोई से बातें करते हैं, हिंसा को रोकने की कोशिश करते हैं। आप तो ये दावा करते हैं कि आप कोई पक्ष नहीं लेते हैं, मीडिया पे वायरल हो रही है, सब कुछ सच सच बोलते हैं, मौजूद है, उनके वीडियोस और फोटोग्राफ मौजूद क्या है कि वो आज आप देश को ये बताएंगे सर? इसके बाद भी आप एसडीपीआई को अगर कहना चाहते हैं, जिस फेसबुक पोस्ट के नाम पर आप आग लगाने की पैरवी कर रहे हैं, क्लियर हो जाएगा। रहमानी साहब, आज आप देश को यह बताएंगे जिस फेसबुक पोस्ट के नाम पर आप आग लगाने की पैरवी कर रहे हैं, वो फेसबुक पोस्ट क्या किसी प्रतिक्रिया में लिखी गई थी या वो फेसबुक पोस्ट आपको भड़काने के लिए लिखी गई थी? और अगर प्रतिक्रिया में लिखी गई थी तो वो क्या था जिसकी प्रतिक्रिया में यह लिखा गया था? और क्या किसी भी प्रतिक्रिया में आप शहर को आग लगा देने को जस्टिफाई कर सकते हैं कि फेसबुक पे किसी ने लिखा तो हम आग लगा देंगे जाके? फेसबुक की पोस्ट, जिस लड़के ने फेसबुक की पोस्ट डाली, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, निंदनीय है, 100% निंदनीय है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो लड़का जिसने ये फेसबुक पोस्ट डाली, ये जवाब तो वो देगा कि उसको किसने इंस्टिगेट किया, उसका ये माइंडसेट किसने तैयार किया। ये जवाब तो उस लड़के से, नवीन से पूछना चाहिए। आपने उससे पीछे तो देखना जरूरी नहीं समझा ना, उससे पीछे आपको देखना जरूरी नहीं लगा।
क्योंकि उसके पीछे आपका नैरेटिव पंक्चर हो सकता था। आपने पता करना जरूरी नहीं समझा कि इसने भड़काने के लिए पोस्ट लिखा या भड़क के जवाब देते हुए पोस्ट लिखा। क्योंकि उसके पहले भी किसी ने भड़काऊ बातें लिखी थी। हम तो उसके बहुत पीछे से देखते चले आ रहे हैं। मैं तो उसके पूरे इतिहास पे जा नहीं रहा हूं कि जो कुछ यहाँ पर 70 साल से हो रहा है। नहीं सर, इतिहास में जाएंगे ना, अभी पीएफआई के इतिहास में भी जाएंगे। पीएफआई और आरएसएस को लेकर आपस में जो चीजें वहां पर होती रही हैं उसके इतिहास में भी जाएंगे सर। दक्षिण भारत में पीएफआई पर ही बार बार ये आरोप क्यों लगे इतने सारे लोगों की हत्याओं के, उस पर भी इतिहास में जाएंगे सर। सारी चीजों के इतिहास में जाएंगे। लेकिन अभी तो सवाल उस फेसबुक पोस्ट के इतिहास का है सोनम महाजन, जिसको लेकर यह विवाद खड़ा हुआ। और जब सोनम ये खुद कह रहे हैं कि शहर को जला देना जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, तो फिर ये एसडीपीआई और पीएफआई के बचाव में कैसे खड़े हो जाते हैं? रोहित जी, यही तो दुविधा है। एक बार भी मैंने किसी वोक लिबरल को देखा नहीं, क्या सोशल मीडिया, टेलीविजन पे कड़े शब्दों में किसी ने भी उस कम्युनिटी की निंदा नहीं की है जिसने ये सारा ये जो राइटिंग की। अब अगर हम बैकग्राउंड में जाएं तो हम देख सकते हैं कि नवीन ने किसी को रिस्पॉन्ड किया था, उसने ये डायरेक्टली ये पोस्ट नहीं डाला था। कोई भी उस पोस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं करती हूँ। उसमें हिंदू देवी देवताओं के ऊपर बहुत ही गंदी एक टिप्पणी की गई थी, एक पिक्चर जिसको मॉर्फ किया गया था, उसके जवाब में नवीन ने ये पोस्ट की। हम किसी को भी जस्टिफाई नहीं करते, पर मुझे प्रॉब्लम इन लोगों से है जो उस बारे में बात ही नहीं करना चाहते, जो लार्जर डिबेट में उसमें तो कोई जाना ही नहीं चाहता। इतने सालों से हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है, अगर कोई उसके ऊपर रिएक्ट करता है तो उसको आप दंगाई कह देते हैं, उसको आप बीजेपी का एजेंट कह देते हैं, उसको आप कह देते हैं कि ये आरएसएस से मिला हुआ है। एमएलए आपके हैं जिनका वो नेफ्यू बताया जा रहा है, भतीजा बताया जा रहा है, पर आपने उसको बीजेवाईएम का हिस्सा बता दिया। अगर ऐसा भी है तो कॉन्टेक्स्ट में नहीं जाएंगे। किसी भी प्रकार की हिंसा को आप कहीं भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। अगर किसी ने एक फेसबुक पे पोस्ट किया है तो आप उसको फेसबुक पे ही जवाब देंगे ना, कि आप पूरे शहर में जाके पुलिस के ऊपर अटैक कर देंगे। दिस इज लाइक एन एक्ट ऑफ टेरर अगेंस्ट द स्टेट। अगर ये बैंगलोर जैसी सिटी जो हमारी आईटी कैपिटल है वहां ऐसा हो सकता है, तो आई शडर टू थिंक कि कश्मीर जैसी जगह में क्या होता होगा। वहां पर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, जो हमारा पुलिस प्रशासन है, वो किस तरह की बदतमीजी, किस तरह की राइटिंग झेलता होगा हर आए दिन। अगर ये बैंगलोर जैसी आईटी सिटी, जिसको इंडिया की आईटी कैपिटल कहा जाता है, वहां पे किया जा सकता है। पुलिस हेडक्वार्टर्स वहां से थोड़ी सी ही दूरी पे थे, और हम देख सकते हैं कि डंडे, पेट्रोल बॉम्ब, ये आयरन रॉड्स लेके पूरे दंगाई वहां पहुंच गए हैं। 3-4 हजार लोग वहां पहुंच गए हैं। नवीन के घर पे जाके पूरा घर उसका जला दिया, जो वहां की चोरी कर ली, जितने उनके वैल्यूएबल्स थे वो चोरी कर ली। ये किस प्रकार का आप लोग डिसएग्रीमेंट आप अपना रजिस्टर कर रहे हैं? अगर किसी ने आपकी धार्मिक भावनाएं आहत की है तो क्या आप उसके घर में जाके चोरी कर देंगे, उसके घर की औरतों के ऊपर हमला कर देंगे? ठीक 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 सोनम, जो सवाल आप उठा रही हैं उनको लेके अभी तस्लीम साहब के पास जाऊं, उसके पहले सुधांशु त्रिवेदी को चर्चा में ला रहा हूं। सुधांशु त्रिवेदी, आपकी सरकार, वहां पर 206 लोग पकड़े गए, पुलिस ने जो एफआईआर की उसमें कई तरह की बातें सारी लिखी गई, कांग्रेस का भी जिक्र उसके अंदर आ गया, एसडीपीआई का भी जिक्र आ गया। लेकिन एसडीपीआई, पीएफआई जो हमेशा से आपके राजनीतिक निशाने पर रहे हैं, अगर वो इस तरीके की आतंकी गतिविधियों वाले संगठन हैं तो उन पर बैन लगाने के लिए सरकार को इतना सोचना क्यों पड़ता है? अब तो 6 साल से देश में आपकी सरकार है, क्यों नहीं आपने बैन किया पीएफआई को आज तक? रोहित जी, आपने काफी अच्छा सवाल किया है कि जब ये स्थितियां हैं तो 6 साल तक क्यों समस्या है। इसका मैं बाकायदा टेक्निकल आंसर देता हूं, फिर मैं लार्जर पिक्चर की भी बात करूंगा जो सोनम जी ने कही। नंबर 1, जो पिछले साल यूएपीए एक्ट अमेंड हुआ है, जब तक ये अमेंडमेंट नहीं था तो जितने पीएफआई वाले थे उसमें से बहुत सारे लोग एसडीपीआई में चले आए। अब चूंकि संगठन बदल गया, उस समय नियम यह था कि आप संगठन पर ही बैन लगा सकते हैं, व्यक्ति को आतंकवादी घोषित नहीं कर सकते। बहुत आसान था। जब लगने लगे कि अब इस पे बैन लगने वाला है, दूसरा संगठन बना लो, अब उसके खिलाफ नए सिरे से सबूत इकट्ठे किए जाए, क्योंकि वो संगठन का तो ऐसा रिकॉर्ड नहीं होगा। अब रूल ऐसा बन गया कि जो चेहरा बदल के आते हैं अब इनके लिए मुश्किल हो गया। तो अभी तक चूंकि 5 साल पहले तक यह प्रावधान नहीं था, इसलिए मुश्किल नंबर 1 ये थी। नंबर 2, आपको पता है कि इससे पहले जब सिद्धरामैया की सरकार थी तो उसने तकरीबन 1600-1700 केसेस विड्रॉ किए हैं इन लोगों के ऊपर से, जिन पे लोग शक के घेरे में थे।
अब आप सोचिए यदि पिछली सरकारें केसेस विड्रॉ कर ले जाएं तो उस कारण से केस कानूनी दृष्टि से कमजोर हो जाता है और कानूनी दृष्टि से मजबूत किए हुए बगैर यदि आप जाएं तो आपको पता होना चाहिए कि 90 दिन में ट्रिब्यूनल में जाकर प्रूव करना पड़ता है। झारखंड सरकार ने लगाया बैन एसडीपीआई पे और वो कोर्ट में प्रूव करने में असफल रहे। तो हमारी कर्नाटक की सरकार पूरी तरीके से पुख्ता होने के बाद भले ही जो इन्होंने पुराने केसेस सिद्धरामैया की सरकार ने विड्रॉ कर दिए थे उनके भी बेसिस लेने के बाद फिर इस नए नियम के तहत कार्य करेगी। रोहित जी, इस देश में तो ये भी हुआ, याद करिए उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार ने अदालतों में बम धमाकों के आरोपों को विड्रॉ करने के बाद इनके संगठनों का काम करते रहना, इस तरीके की हरकतों को अंजाम देते रहना आपको भी सूट करता है, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो ध्रुवीकरण नहीं होगा और ध्रुवीकरण नहीं होगा तो आप कमजोर पड़ेंगे। अब आपने जो ध्रुवीकरण, इसलिए इनको जिंदा रखना आपकी मजबूरी है। जो आपने कहा कि ध्रुवीकरण की बात और जिंदा रखना मजबूरी की बात, अब मैं इस प्रश्न के दूसरे हिस्से पे आ जाता हूं जो सोनम जी कह रही थी, लार्जर पिक्चर। अरे ये बताइए, हिंदू देवताओं की नग्न तस्वीर तो एमएफ हुसैन 1995 में बनाए थे, 25 साल पहले। हमारी नहीं थी सरकार केंद्र में उस समय, बोला था कोई सेक्युलरिज्म का सूरमा, बल्कि छाती पीट पीट के करे थे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और आज वही लोग आकर दूसरे मामले पे ये बोलने लगते हैं। और याद करिए डेनिश कार्टूनिस्ट के ऊपर 10 करोड़ दिया जाएगा जो सर काट के लाएगा। किसने बोला था? उत्तर प्रदेश में मंत्री था हाजी याकूब कुरैशी और उसके बाद जलवाए जलाल के साथ मंत्री रहा। कोई बोला अभिव्यक्ति स्वतंत्रता वाला, कोई बोला सेक्युलरिज्म का सूरमा वाला, कोई बोला संविधान की दुहाई करने वाला। बैठे पूछ लीजिए तस्लीम जी से, आमिर जैदी साहब से। इसलिए मैं कह रहा हूं वो लार्जर पिक्चर भी है। तो दोनों पक्ष है, तकनीकी का मैंने जवाब दिया और सैद्धांतिक का जवाब दिया। दोनों प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं हमारे विरोधी। मैं उत्तर दूं? अमीर हैदर जैदी, आप तो अभिव्यक्ति की आजादी के पक्षधर हैं। एक बार जैदी साहब से कमेंट ले लें रहमानी साहब, फिर आपके पास आ जाता हूं। अमीर हैदर जैदी, आप तो अभिव्यक्ति की आजादी के पक्षधर हैं और आप इस्लाम के भी उस रूप के खिलाफ हैं जो बेंगलुरु की सड़कों पर दिखाई दिया। तो क्या कहिएगा उन लोगों के बारे में? सुधांशु जी, हम आज भी अभिव्यक्ति की आज़ादी के पक्षधर हैं। अगर किसी ने कोई कार्टून बनाया है, जिसका कार्टून बना है अगर वो देवता है तो वो अपनी हिफाजत करे। अगर कोई पैगंबर इस्लाम की हिफाजत करने निकला है तो पैगंबर इस्लाम अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं। अल्लाह और भगवान अपनी हिफाजत खुद करता है। इनकी जिम्मेदारी नहीं है कि ये अल्लाह और भगवान की हिफाजत करें। अगर ये रसूल को पढ़ते तो रसूल के नक्शे कदम पर चलते, रसूल की मानते। रसूल को तो इन्होंने पढ़ा नहीं है तो रसूल की चरित्र की हिफाजत करने चले। रसूल का चरित्र इतना कमज़ोर नहीं है। अब दूसरी बात में आ जाता हूँ। कर्नाटक के अंदर बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के नेता का वो रिश्तेदार है, बीजेपी के एमएलए का वो कहना चाहिए प्रतिनिधित्व करता है। उसके बाद सवाल विपक्ष से पूछा जाता है। सवाल विपक्ष के नेताओं की टीवी पे बैठकर लिंचिंग की जाती है, उनकी लाइव डिबेट में हत्या हो जाती है। उसके ऊपर कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। सवाल उस पर बन जाता है कि आप एक विपक्ष के नेताओं को कभी जयचंद कहते हो, कभी कुछ हिंदू का प्रमाण पत्र उससे लेते हो कि उसका तिलक नकली है। अमीर हैदर जैदी, मेरी बात सुन लीजिए पहले। एक तो उस पर सवाल नहीं, तो झूठ मत बोलिए टीवी में बैठकर। देश की जनता आपको देख रही है, आप सरासर झूठ, सब कुछ झूठ बोले जा रहे हैं। कांग्रेस नेता के भतीजे को आप बीजेपी नेता का भतीजा बता देते हैं। जिस व्यक्ति की मृत्यु अपने घर पर असामयिक, सामान्य तौर पर प्राकृतिक कारण से होती है, आप उसको हत्या बता देते हैं बड़ी बेशर्मी से। मैं उसके बाद भी आपको सुन रहा हूं क्योंकि मैं उन व्यक्ति का सम्मान करता हूं। आपकी तरह मैं उनकी मृत्यु पर यहां पर वाहवाही बटोरने की कोशिश नहीं करूंगा। देखिए, यहां डिबेट पर डिबेट नहीं हो रहा। यहां जो आपके लोगों ने आग लगाई है उस पर डिबेट हो रहा है। अमीर हैदर जैदी, आप लोगों ने जो आग लगाई बेंगलुरु शहर में उस पर डिबेट हो रहा है। आपने जो थाना जला दिया उस पर डिबेट हो रहा है। आपके लोगों ने जो विधायक का घर जला दिया उस पर डिबेट हो रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी की थी। अच्छा, आप आग लगाएंगे, जिम्मेदारी किसकी थी वो देखे। अब आप तो पेट्रोल बम लेके निकलेंगे, जिसकी जिम्मेदारी थी वो देख ले, है ना। आप तो पेट्रोल बम फोड़ेंगे, जिसकी जिम्मेदारी थी वो देख ले।
और उसके बाद आपको डंडे पड़े तो आप कहें कि अभिव्यक्ति की आजादी का हनन हो रहा है। ये विपक्ष की अभिव्यक्ति थी कि हम तो बम फोड़ेंगे, हम तो आग लगाएंगे। बीजेपी के नेता ने उसे नकली हिंदू बताया, जयचंद बताया। ये जो आप कर रहे हैं ना, ये भी लिंचिंग ही है। ये चिल्ला चिल्ला के जो आप मेरे साथ कर रहे हैं, ये भी लिंचिंग है। ये जो आप बम फोड़ने को जायज बता रहे हैं, ये भी लिंचिंग है। लिंचिंग आप करते हो। ये जो आप बम फोड़ने को जायज ठहरा रहे हैं ना, चिल्ला चिल्ला के, धीमी गति से, पर्दे के पीछे से, वो भी लिंचिंग है। सुधांशु जब बोल रहे थे आपने उन्हें बोलने दिया। सुधांशु जब बोल रहे थे आपने तो आपकी रैली थोड़ी ना हो रही है कि आपको भाषण देने के लिए और गालियां देने के लिए खुला मंच दे दूं। अमीर हैदर ज़ैदी आने से पहले टोका टाकी नहीं, आपको पूरा समय मिला। आपने झूठ बातें कहनी शुरू की। आपने कांग्रेस नेता के भतीजे को बीजेपी नेता का भतीजा बताया। पहला झूठ। दूसरा झूठ, आपने कहा नेता की हत्या हो गई। ये सबसे बड़ा झूठ। आप कौन से डॉक्टर हैं? कौन सा पोस्टमार्टम आपने किया बैठ के घर पे टीवी देखते हुए, जिससे आपको तय हो गया कि यहाँ से हत्या हो गई? सवाल विपक्ष से होना चाहिए या बीजेपी से होना चाहिए? सवाल विपक्ष से होना चाहिए, बीजेपी से होना चाहिए। अगर आप में बूता है, जाइए थाने में कंप्लेंट कीजिए, जाइए कोर्ट में केस कीजिए, आप में बूता है। लेकिन बेंगलुरु के दहशतगर्दों को बचाने के लिए राजीव त्यागी का कफन लेके मत लहराइए यहाँ पर। शर्म आनी चाहिए आपको। किसी की मौत पे दो आंसू बहाने आप नहीं जा सके वहां, लेकिन यहाँ टीवी पर बैठकर उससे नंबर बटोरना चाहते हैं आप टीवी पर बैठकर उससे नंबर बटोरना चाहते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। आप उनके घर नहीं जा सके, आप अफसोस नहीं करने गए, लेकिन यहाँ बैठकर आप उनका नाम ले लेकर, जबकि आप उन लोगों में से हैं जो इसी चैनल पर बैठकर उन्हीं राजीव त्यागी को गालियां देते थे बैठकर यहाँ। और आज आप कह रहे हैं कि राजीव त्यागी की लिंचिंग हो गई और आपको सहानुभूति है। शर्म आनी चाहिए आपको। देखा है लोगों ने टीवी पर, यही लड़ते हुए उनसे, यही उनकी लिंचिंग करते हुए। अगर ये लिंचिंग होती है तो हम वतन थे, मेरे गांव के थे, मेरे छोटे भाई थे, जिनकी आपने लिंचिंग की है, जिनकी आपने लिंचिंग की है, आपके चैनल पे सबमिट पात्र ने की है। सुनिए अमीर हैदर ज़ैदी, आप विपक्ष से सवाल पूछोगे कर्नाटक में सरकार किसकी है? आप मुझे जवाब दोगे? बीजेपी की सरकार है। 6 साल आपने निकाल दिए, आपने 6 साल लिंचिंग। हाँ तो आप बम लेके जाएंगे ना? आप कह रहे हैं ना मैं तो बम लेके जाऊंगा, बीजेपी रोक ले। यही कह रहे हैं ना, मैं तो बम लेके जाऊंगा, बीजेपी रोक ले। यही कह रहे हैं ना, बोलिए हिम्मत है तो। क्या हम बम लेके जाएंगे? कोई फेसबुक पे लिखेगा हम आग लगाएंगे, कोई फेसबुक पे लिखेगा रोके सुधांशु त्रिवेदी। बोलिए हिम्मत है तो, आरएसएस वाले जाएंगे। बोलिए ना हिम्मत है तो, बोलिए ना हिम्मत है तो। आपके पहले बीजेपी जवाब दे रही थी ना, आपके पहले बीजेपी ही जवाब दे रही थी। अमीर हैदर ज़ैदी, तब आपके कानों में तेल डल गया था, आपको सुनाई नहीं दे रहा था। आपको सुनाई नहीं दे रहा था ना तब, जब सुधांशु त्रिवेदी बोल रहे थे तब आपके कानों में तेल पड़ गया था। सुधांशु जवाब दीजिए उनकी बात का। सुधांशु जवाब दीजिए उनकी बात के साथ मिलकर। अरे सर, विपक्ष का मतलब ये नहीं है कि बम फोड़ेंगे, आग लगा देंगे और फिर जब डंडे पड़ेंगे तो कहेंगे कि विपक्ष हूं, हाय मुझे छोड़ दो, मैं तो विपक्ष हूं। अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं तो विपक्ष हूं। लोकतंत्र का मतलब बम फोड़ना नहीं होता है। लोकतंत्र का मतलब शहर में आग लगा देना नहीं होता है। अमीर हैदर ज़ैदी, हिम्मत है तो सुनो, हिम्मत है तो मैं तो सुन ही रहा हूँ, आज से नहीं कई सालों से सुन रहा हूँ और इस देश की हिम्मत देख रहा हूँ कि जो आप जैसे लोगों को सुन रहा है। बीजेपी की है या कम्युनिस्ट पार्टी की है या कांग्रेस की है? सवाल दे रहे ना जवाब सुधांशु, जवाब दे रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी। सुनिए ना, सुनिए ना जवाब सुधांशु त्रिवेदी दे रहे हैं। अरे तो सुनिए ना जवाब दे रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी या नारे लगाते रहेंगे? आपको बस ज्यादा जवाब सुधांशु त्रिवेदी, 3 वाक्य सुधांशु जवाब दीजिए। आमिर ज़ैदी साहब 3 वाक्य कहूंगा। वो कह रहे हैं सुधांशु की सरकार आपकी है, क्या बात कर रहे हो? क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों की, कांग्रेस की, विपक्ष की लिंचिंग कराइए। अभी बात देखिए, इनको डिबेट पे लिंचिंग नजर आती है, मगर जो भीड़ दिख रही थी, हजारों की भीड़ लूटपाट आगजनी करती हुई, वो सेक्युलरिज्म का संवेद सुंदर संगीत होता है। वो लिंचिंग नहीं होती है, चाहे कर्नाटक हो और चाहे मस्जिद की हिफाजत करता हुआ नहीं देखा। भी जुमे की नमाज के बाद निकलती हुई भीड़ जो नारे लगाते हुए किसी इंस्पेक्टर का कत्ल कर देती है, वो सेक्युलरिज्म का सुंदर संगीत होता है, वो लिंचिंग स्थान नहीं होता। दूसरी बात, आप जब बात करते हैं, आप इधर उधर क्यों जा रहे हो? बात कर्नाटक पे करो ना। मैं कर्नाटक पे बात करने आया हूँ, कर्नाटक पे बात करो। कर्नाटक के अंदर जब मंदिर की हिफाजत करते हुए नौजवान खड़े हुए थे, वो आपको दिखाई नहीं दिए? एक सेकंड रुकिए, दोनों लोग जो कर्नाटक के अंदर मंदिर की हिफाजत करते थे, नौजवान खड़े हुए थे, वो दिखाई नहीं दिए? अमीर हैदर ज़ैदी मस्जिद की हिफाजत करते हुए जो नौजवान खड़े हुए थे, मुझे बताइएगा सर बाद में जब आपके पास आऊंगा कि वो किससे मस्जिद को बचा रहे थे? पाकिस्तान की सेना आ गई थी वहां हमला करने मस्जिद पर, या फिर अफगानिस्तान से कोई जहाज आ गया था हमला करने? नहीं, वो किससे बचा रहे थे? ये बाद में आकर पूछूंगा सर, बाद में आकर पूछूंगा। मंदिर को जो बचा रहे थे वो किससे बचा रहे थे?
अब थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि आपने सुधांशु को भी सुना नहीं, आप लगातार चिल्लाते रहे। मैं थोड़ा रोकते हुए, एक सेकंड सर, एक एक करके बोलेंगे, एक एक करके बोलेंगे, बारी बारी चारों लोगों को अपने अपने टर्म पे बोलिए। सुधांशु जी बारी बारी रुकिए ना, एक सेकंड रुकिए, लगातार बोल रहे हैं। आमिर हैदर जैदी, अगर आपको चिल्लाना है केवल और सुनना नहीं है तो फिर कोई बहस का फायदा नहीं है। फिर बोल दीजिए मैं चिल्लाने आया हूं, मैं चिल्ला के चला जाऊंगा, मेरा काम हो गया, क्योंकि मुझे न्यूसेंस क्रिएट करना है। अगर आप सीरियसली बात करना चाहते हैं तो फिर सीरियसली बात करते, एक एक करके बोलते। प्लीज जैदी साहब, अब रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अब एक एक करके बोलेंगे, अब एक एक करके बोलेंगे। सुधांशु जी, फिर तस्लीम रहमानी, फिर सोनम, और फिर आमिर हैदर जैदी, वापस आपके पास आऊंगा। आपके बाद तीन लोग बोलेंगे, आपने पर्याप्त बोला। सुधांशु जी जवाब दीजिए, फिर रहमानी साहब और सोनम बोलेंगे। सुधांशु जी बोलिए। आमिर हैदर जैदी साहब को अभी बड़ा बुरा लग गया कि असली हिंदू या नकली हिंदू किसी को कह दिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नुमाइंदे हैं ना, कम्युनिस्ट पार्टी रिलीजन में यकीन नहीं करती, वो कहती रिलीजन इज एन ओपियम। अब आप बताइए, आपने रसूल साहब की बात कही, आप रसूल के भक्त हैं या कम्युनिस्ट? आप असली मुसलमान हैं या कम्युनिस्ट? दोनों एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आप कम्युनिस्ट हैं तो आप मुनाफिक हैं, और अगर आप मुसलमान हैं तो आप कम्युनिस्ट नहीं हो सकते। आप बताइए आप क्या है? सुन लीजिए, कम्युनिस्ट पार्टी का मतलब ये नहीं है कि धर्मों का इंसान करना। कम्युनिस्ट पार्टी का मतलब है धर्मों का सम्मान करना। मैं राम का भी सम्मान करता हूँ, हजरत मोहम्मद का भी सम्मान करता हूँ, और मेरा अकीदा वो मेरा पर्सनल अकीदा, वो मेरा पर्सनल अकीदा, वो मेरा पर्सनल अकीदा है। मैं अपने अकीदे नहीं बेचता, मैं मजहब का व्यापार नहीं करता, मैं किसी को नकली मुसलमान नहीं बताता, मैं किसी को नकली हिंदू नहीं बताता। लेकिन जयचंद्र की औलाद मुझे बता दो, जयचंद्र की औलाद मुझे बता दो कि अंग्रेजों के साथ मिलकर मुखबरी कौन करता था? अंग्रेजों की मुखबरी कौन करता था? राजीव त्यागी का वर्जन नहीं करते बताते हो। अच्छा, चीन के साथ कौन था? आप राजीव त्यागी से बड़ा प्यार हो गया आपको, उन्हीं राजीव त्यागी को यहाँ बैठ के आप गालियां देते थे, इसलिए आप छोड़ रहे। सुधांशु जी थोड़ा डाउन करो प्लीज, आपको भी, और जैदी साहब को तो कह रहा है कोई फायदा नहीं कहने का। अरे सर प्लीज राजीव त्यागी प्लीज सर, आप एक काम कर लीजिए, आप एक काम कर लीजिए, मेरे गांव के थे। अरे भाई एक काम कर लीजिए, एक काम कर लीजिए, अगर इतने बड़े आप भाई थे ना सर, इतने बड़े आप भाई थे, उनके घर पे मुझे दिखाई तो देते, कहीं नहीं ढूंढ देखता रहा, आपको ना तस्वीरों में दिखे ना सामने दिखे, इसलिए अब रहने दीजिए। आपके नाटक की पोल पट्टी खुल गई, अब आपकी आवाज है डाउन। अब मैं रहमानी साहब के पास जा रहा हूं और सोनम के पास जा रहा हूं, और उम्मीद करूंगा आप सुनेंगे दोनों को। सुधांशु को तो आपने सुना नहीं, लगातार चिल्लाते रहे आप। तस्लीम रहमानी, आप बोलिए अपनी बात। मसला इस बात का नहीं है ना कि ये असली मुसलमान है कि नकली मुसलमान है, सीपीआई वाले मुसलमान हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, ये उनका पर्सनल मैटर है, ठीक है, मैं छोड़ देता हूं उस पर। लेकिन मसला बेंगलुरु का है, जो सवाल सोनम ने उठाया। अगर आपको नाराजगी है, अदालत, कानून, पुलिस, सब कुछ तो है, आप शहर को आग लगा देंगे क्या? और फिर ये लोग बैठ के जस्टिफाई भी करेंगे उसको। देखिए, सोनम जी ने जो बात कही कि ये पोस्ट जवाब में आई थी, मुझे उसका इल्म नहीं था, और अगर ये पोस्ट जवाब में ही आई थी तो जो पहली पोस्ट थी उस पर क्या कार्रवाई हुई, ये भी एक सवाल खड़ा होता है कि पुलिस ने उसको क्यों। साइबर क्राइम एक्ट मौजूद है और पुलिस के पास सारे का सारा चीजें मौजूद है, उस पर पहली पोस्ट पर जो एक्चुअल पोस्ट सोनम जी जिसे रेफर कर रही हैं उस पर कार्रवाई नहीं हुई। 5 अगस्त को इस लड़के ने कहा, उस पर कार्रवाई नहीं। इस सब के बावजूद मैं ये कहता हूं कि वो हिंसा जो हुई वो गैर इंसानी हिंसा है और उसे नहीं होना चाहिए था। किसने साजिश की कि घंटा 2 घंटे के अंदर इतना बड़ा मॉब इकट्ठा हुआ, उसकी तहकीक होनी चाहिए। और अब मजिस्ट्रियल इंक्वायरी की बात हो गई है तो वो सामने आएगा कि किसने किया। हम आज जजमेंटल नहीं हो सकते। अब ये विषय है कि जो सरकार मौजूद है वो इस किस्म के हेरस क्राइम को लेके अगर लैक्सिटी शो कर रही है तो क्या वो एंटी सोशल एलिमेंट्स को मौका नहीं दे रही कि वो शहर का अमन बर्बाद करके घरों को आग लगा दे? ये सवाल सरकार से भी किया जाना चाहिए। दूसरी बात, सुधांशु जी ने बातें की, यूएपीए को उन्होंने कहा कि पहले इंडिविजुअल्स नहीं हुआ करते थे, अब इंडिविजुअल, आप 1 साल हो गया इंडिविजुअल का वो कानून यूएपीए में अमेंड किए हुए भी। लेकिन इससे पहले मैं पूछना चाहता हूँ, यूएपीए का कानून 1946 से इस मुल्क में चला आ रहा है, तब से लेके अब तक में 2-3 बार उसमें अमेंडमेंट भी हो चुके हैं। हजारों लड़कों को अरेस्ट किया इंडिविजुअली
और 10-10 साल 20-20 साल वो जेलों में रह के बाइज्जत बरी होके आ गए, और वो जुर्म जिस जुर्म की बुनियाद पे उन्हें गिरफ्तार किया था, वो जुर्म किसने अंजाम दिया आज तक उसके बारे में पता नहीं चला। तो क्या उस वक्त जो यूएपीए लगा हुआ था आज वो खत्म हो गया? क्या आज उसके तहत कार्रवाई नहीं हो रही? ये इंडिविजुअल पे तो आप पहले कार्रवाई कर रहे थे। आपने एमएफ हुसैन साहब का जिक्र किया। एमएफ हुसैन साहब एक इंडिविजुअल आर्टिस्ट थे, हमसे पूछ के या कम्युनिटी से पूछ के वो तस्वीरें नहीं बनाया करते थे, और उन पर जो जितना बड़ा रिएक्शन हुआ कि उनको मुल्क छोड़ के भागना पड़ा, उसके लिए कोई जिम्मेदार किसी को करार देंगे या नहीं देंगे? खजुराहो में जो मूर्तियां बनी हुई हैं, अजंता और एलोरा में जो मूर्तियां बनी हैं, वो अहमद हुसैन साहब ने बनाई थी क्या? वो अहमद हुसैन ने या मैंने किसने बनाई थी? क्या अगर आज सरकार यूएपीए या यूपी की सरकार की तरह एनएसए के तहत कार्रवाई कर देती है इन लोगों पे, तो आप शांत बैठे रहेंगे क्या? क्योंकि आप तो अभी नाराज हैं कि हमारे आदमी पकड़ लिए, हम लोगों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जबकि जानते आप भी हैं कि कौन लोग थे वहां और क्या कर रहे थे और क्यों आए थे। या तो बोलिए कि कानूनी प्रक्रिया जो होगी हम उसमें कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे। आज कोई शाज़िब रिजवी भी आ गया, कोई जवाब दूं क्या इन्हें? मैंने ये मुतालबा किया है कि शाज़िब रिजवी जिसने आज 51 लाख रुपए का मुतालबा किया, उसको एनएसए में गिरफ्तार किया जाए, ये मैंने मुतालबा किया है। रोहित जी, क्या मैं जवाब दे सकती हूँ? इजाजत है? ठीक, सोनम महाजन कुछ बोलना चाह रही हैं, बोलिए सोनम। रहमानी साहब, आपने बहुत कन्वीनियंटली कह दिया कि एमएफ हुसैन तो जो उनको देश छोड़ के जाना पड़ा था। जरा सलमान रश्दी की भी बात करें, उनकी किताब द सैटानिक वर्सेस किसने बैन की थी, जरा उस पर भी बात करें। आपने बात की कि जिसने ओरिजिनल पोस्ट डाला था उस पर भी एक्शन होना चाहिए। तो मैं आपको याद दिला दूं कि कमलेश तिवारी, जिनका गला रेत की, जिनकी हत्या कर दी गई थी, दोस्ती करके उन्हीं के ऑफिस में घुस के उनको एक टेररिस्ट तरीके से उनको मार दिया गया था, तो उन्होंने भी आजम खान को जवाब ही दिया था। उन्होंने भी खुद जाके कुछ भी रसूल के बारे में नहीं बोला था। आजम खान ने एक बहुत बुरी टिप्पणी की थी राम भक्तों के ऊपर, जिसके जवाब वो कमलेश तिवारी तो चले। टॉलरेंस और इंटॉलरेंस के बारे में तो मत ही बताइए। हिंदू समाज में बहुत ज्यादा टॉलरेंस है। दूसरी बात, बार बार आप सरकार के ऊपर सवाल उठाते हैं। सांप्रदायिक सौहार्द बनाने की, देश में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं होती है, हम लोगों की भी होती है। पुलिस वाले हमारे घर के बाहर नहीं खड़े रहते। आपको सवाल पूछना चाहिए आपके लोगों से जो पेट्रोल बॉम्ब इकट्ठे करते रहे, जो आयरन रॉड इकट्ठे करते रहे, जिनके पास शार्प ऑब्जेक्ट्स थे। मेरे घर में तो ऐसा कुछ नहीं है। आपने कभी देखा हिंदू मॉब 10 मिनट में बाहर निकल गई बड़े बड़े वेपन्स लेके? कौन इनको वेपन्स प्रोवाइड करता है? कौन इनको पेट्रोल बॉम्ब प्रोवाइड करता है? आप बड़ा जो क्वेश्चन है वो तो आप पूछ ही नहीं रहे। जितने तंत्र हैं, जितने खुफिया तंत्र हैं, पुलिस है, फौज है, उस सबसे कोई सवाल ही नहीं करना चाहिए आपके नुक्ता नजर से। सरकार किसी चीज की जिम्मेदारी नहीं है। पब्लिक ऑर्डर क्रिएट करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। 51 लाख रुपए का इनाम का ऐलान करने वाला आदमी अभी तक अपने घर में बैठा है। सरकार से सवाल नहीं पूछना चाहिए? क्यों नहीं पूछना चाहिए? क्या मतलब होता है फिर सरकार का? सोनम जी देखिए, अगर आप बीजेपी को अगर आप समर्थन करती हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि उसको बचाने के लिए तमाम जो सिस्टेमिक और तस्लीम इन सबको आप नकार देंगे। एक सेकंड में बीच में आ रहा हूं, एक सेकंड हमको एक सेकंड झगड़ा नहीं करना, आप उसे नेग्लेक्ट तस्लीम साहब और सोनम, तस्लीम साहब और सोनम, एक सेकंड ना, तस्लीम साहब और सोनम, मैं एक चीज कह रहा हूं। देखिए, वो चिल्लाने के लिए तो है ना जैदी साहब, आप लोग क्यों चिल्ला के तापमान बढ़ा रहे हैं? आराम आराम से अपनी बात कहिए। लेकिन तस्लीम साहब, पुलिस ढूंढने गई शहजाद, पुलिस ढूंढने गई जिसने 51 लाख का इनाम रखा। वो जनाब अभी फरार है, उनकी तलाश भी चल रही है। और यकीन मानिए, जिस दिन उनकी गिरफ्तारी होगी, जिस दिन उनकी तस्वीरें चलेंगी, उस दिन उनकी पैरवी करने वाले भी कई सारे लोग टीवी पर आकर बैठ जाएंगे, जो कहेंगे कि देखो, एक बेचारे को परेशान किया जा रहा है, इसके खाते में चेक कर लो, इसके पास तो 51 लाख रुपए है ही नहीं, इसने तो यूं ही कह दिया था। अब ऐसी परिस्थिति में तस्लीम साहब, हो सकता है, आपकी बात से मैं 100% सहमत हूं। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, सरकार है, व्यवस्था है, कानून है, जिसका काम है दंगा रोकना। लेकिन क्या सर, दंगा करने वालों को यह कहकर छूट दी जा सकती है कि साहब पुलिस रोक नहीं पाई, पुलिस का फेलियर है? दंगा करने वाले को तो करेंगे ही, उनको तो अधिकार मिल गया। नहीं, वो अरेस्टेड है, बोलिए रहमानी साहब। चलेगा, वो अरेस्ट हुए हैं, उनके ऊपर केस चलेगा।
और आप उसको लेके पूरी डिबेट कर रहे हैं यहाँ पर, और कोई गलत नहीं कर रहे हैं। अगर आप डिबेट कर रहे हैं तो वो हो रहा है ना, वो दे आर बुक ऑलरेडी बुक्ड, द लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी वहां पर सेटअप की गई है, उसकी फाइंडिंग्स आएगी, उसकी बुनियाद में कोर्ट जाएंगे, पूरा प्रोसीजर है, वो फॉलो होगा, होना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। ठीक रोहित जी, ठीक, चलिए आप कम से कम ये कह रहे हैं कि उनको डिफेंड करने आप नहीं बैठेंगे। सोनम कुछ कह रही है, फिर सुधांशु और आमिर हैदर जैदी के पास। बोलिए सोनम, बोलिए। फंडामेंटल क्वेश्चन अभी भी यही है, अगर सरकार ये भी कह दे कि हम जो आग जनी हुई है पब्लिक प्रॉपर्टी या प्राइवेट प्रॉपर्टी जो भी जलाई गई है हम उसको रिकवर कर लेंगे, फंडामेंटल क्वेश्चन तो अभी भी वही रहता है कि हम पैसा तो रिकवर कर लेंगे। जो नवीन के परिवार को जिस मेंटल ट्रॉमा से गुजरना पड़ा है, वो औरतें उनको नहीं, ये जस्टिफाई नहीं, ये जस्टिफिकेशन नहीं दे सकती आप नवीन के लिए, प्लीज। एक ब्लेसेबस आदमी जिसने इतनी बड़ी कम्युनिटी को ठेस पहुंचाई है, और याद रखिए खाली भारत में नहीं सारी दुनिया में इंटरनेशनल रिएक्शन हुआ है इसका। आप उसके साथ उसको साइड नहीं कर सकती कि उसको बेचारे को मेंटल कितना ट्रॉमा हो गया। ये आप अभी थोड़ी देर पहले आप अभिव्यक्ति की आजादी के पक्षधर थे, अब आप ब्लास्फेमी के वकील हो गए। नहीं, मैंने नहीं कहा, मैंने कभी नहीं कहा अभिव्यक्ति की आजादी की पक्षधर की बात। अभी आप अभिव्यक्ति की आजादी के, अच्छा तो आप अभिव्यक्ति की आजादी के पक्षधर नहीं है, मतलब आप अभिव्यक्ति की आजादी के पक्षधर नहीं। आप एक तरफ से देवी देवताओं को गाली देने को जायज मान लेंगे, लेकिन दूसरी तरफ से कोई रिएक्ट करेगा तो आप ये कहेंगे कि ब्लास्फेमी है। बिल्कुल नहीं मानता, मैंने नहीं कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी है। मैंने एमएफ हुसैन को भी मैंने फेवर नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया मैंने, और मैं नहीं करता। बहुत बढ़िया, चलिए कम से कम इस बुनियाद पे आप कम से कम आप एक ऐसे आदमी हैं जो खुल के ये कह रहे हैं कि साहब अभिव्यक्ति की आजादी में हम यकीन नहीं रखते। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि तो मैं मान सकता हूं कि जो 206 लोग पकड़े गए हैं या जो 1000 आदमी आग लगा रहे थे, वो सब आप ही के पक्षधर थे, आप ही के फॉलोअर थे, जो अभिव्यक्ति की आजादी में यकीन नहीं रखते, जिनको लगता है हमें पोस्ट पसंद नहीं आएगी तो हम आग लगा देंगे शहर भर में। मान लो इसको सर में कि वो किसके पक्षधर थे। मैं कहता हूं किसी कम्युनिटी की भावनाओं को आहत वैचारिक तौर पर तो आप ही के समान थे सर, दी जा सकती। सोच के तौर पर आप मानते हैं कि आप ही की सोच के लोग थे? मुझे नहीं मालूम ना कौन लोग थे, मुझे आइडेंटिफाई हो कौन लोग, तब मैं कहूंगा मेरी सोच के लोग थे या नहीं थे। मैं तो बीजेपी से पूछना चाहता हूं, वो बताए किसकी सोच के लोग थे जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन जीतने के लिए अपनी सोच बता दी कम से कम कर रहे थे। अब मैं यही सवाल सुधांशु जी से पूछ रहा हूं, मैंने पहले भी पूछा था कि ध्रुवीकरण उनको सूट करता है क्या, इसलिए छूट मिलती है। सुधांशु त्रिवेदी ये बार बार आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी को म्युनिसिपल काउंसिल का चुनाव जीतना है, इसलिए सब होने। वैसे ये बताइए, बॉम्बे सिटी काउंसिल में एसडीपीआई किसके साथ थी? उसका तो अंडरस्टैंडिंग कांग्रेस के साथ था। ध्रुवीकरण हमें सूट करता है। सुनिए, आप भी आए, आप सुनिए, ध्रुवीकरण हमें, ये 5 साल पुराना है, फोन आपके यहाँ से भी आए थे, लोग आपके यहाँ से थे। अब देखिए, आप अपने रहमानी साहब वो सुनते रहे थे, बोले बेटर रहेगा। रहमानी साहब आए थे, रहमानी साहब वो शांति से सुनते रहे ना, पूरा टाइम उन्होंने उंगली उठाए रखी कि मैं बोलना चाहता हूँ, सुनिए, मैं उनके पास गया तब बोले, तो आप भी सुन लीजिए कम से कम थोड़ा। देखिए साहब, हम पोलराइजेशन करते हैं, मगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के साथ गठबंधन कांग्रेस करती है आंध्र में, आपके बगल के राज्य में। दूसरे बगल के राज्य केरल में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन होता है, और पोलराइजेशन हम करते हैं। फिर जिस पे आप पोलराइजेशन का सबसे ज्यादा आरोप लगाते थे, कर्नाटक से लगा तीसरा राज्य शिवसेना, उसके साथ कांग्रेस का गठबंधन होता है, पोलराइजेशन हम करते हैं। गजब कत्तर के साहब, जितने बुद्धिमान लोग हैं सबके समझ में आ रहा होगा। और अभी रहमानी साहब आपने एक बात कही, यूपीए एक्ट में जो प्रतिबंध लगता है संगठनों पे लगता है, और जो आपने आतंकवादियों वाली बात कही उसके लिए टाडा और कोटा थे, जिसमें व्यक्ति आतंकवाद में संलिप्त हो तो कार्रवाई होती है। और देखिए जो आपने, मैं कह रहा हूं कम्युनिटी की भावना, साहब कम्युनिटी की भावना बहुत ही कमजोर है, किसी भी बात से आहत हो जाती है। एक मुस्लिम महिला अगर किसी टीवी सीरियल में टीका लगा ले तो वो आहत हो जाती है, कोई अगर फिल्म स्टार किसी गणपति बप्पा की जय बोल दे तो वो आहत हो जाती है। और इतना ही नहीं, आहत तो साहब ऐसे गजब से होते हैं कि जब कोटा लगा था, वो लगा था राजीव गांधी सरकार में, हटा था नरसिम्हा राव में, बीजेपी कहीं नहीं थी। कोटा में खालिस्तानी भी पकड़े गए थे, एलटीटी भी पकड़े गए थे, बोडो भी पकड़े गए थे, नागा वाले भी पकड़े गए थे, मगर हाय तौबा सिर्फ ये हुआ था कि मुसलमानों के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है। यही समस्या नहीं है कि ये जो कम्युनिटी की आप बात करते हो। और अब तो मैं एक और बात कहता हूं, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के बाद चलिए मैं कहता हूं मोहम्मद साहब के नाम पर कुछ हुआ तो आपकी भावनाएं आहत हो गई। अभी सोनम ने उदाहरण दिया सलमान रश्दी का, अरे मैं कहता हूं तस्लीमा नसरीन ने तो किसी पैगंबर का नाम नहीं लिया था, उसने सिर्फ ये कहा था, और भारत का कोई नाम नहीं था। बांग्लादेश में मुसलमानों ने
ढांचा गिरने के बाद वहां के हिंदुओं के साथ क्या किया, सिर्फ उस वास्तविक तस्वीर को प्रस्तुत किया था। मगर उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के विधायक घुस के करते हैं, जान से मारने की धमकी होती है। और जैदी साहब की पार्टी थी पावर में बंगाल में, वो साफ साफ कह देती है हम आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकते, आप देश छोड़ के चली जाइए। और ये लोग आज आके कहते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जवाब दे दीजिए, तीनों पार्टियों की संलिप्तता मैंने बता दी। तस्लीमा नसरीन सुधांशु जी अमीर हैदर से लेके सुधांशु जी, मैं रहमानी साहब से या जैदी साहब से कमेंट लूं, उसके पहले एक छोटा सा सवाल पूछना चाह रहा हूं आपसे। मैं एक बार सुधांशु जी से एक क्रॉस क्वेश्चन करना चाह रहा हूं। सुधांशु जी, ये मसला हिंदू मुसलमान का है या लॉ एंड ऑर्डर का है, कैसे देखते हैं आप इसको? बहुत अच्छा सवाल आपने रोहित जी पूछा। समस्या इस देश में यही हो गई है कि लॉ एंड ऑर्डर का हर सवाल जैसे ही उसमें कोई मुस्लिम इन्वॉल्व हो, वो हिंदू मुसलमान का हो जाता है। एक खूंखार माफिया दाऊद भाई हो जाता है, आतंकवादी इशरत बेटी हो जाती है, आतंक फैलाने वाला जाकिर मसीहा हो जाता है, अफजल हालात का मरा हो जाता है, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हो जाती है। यही समस्या है। अपराधियों आतंकवादियों से अपने को क्यों जोड़ते हैं भाई? अपराध का मामला, लॉ एंड ऑर्डर का मामला सीधे कम्युनल बना देते हैं। और इसीलिए मैंने कहा आतंकवादियों के जो जेल में होते कहते साहब मुसलमानों को अंदर किया जा रहा है, और सारे खालिस्तानी, तमिल, बोडो, नागा वो सब भूल जाते हैं। ठीक, बस सीधी बात है। हर लॉ एंड ऑर्डर के मामले को वोट बैंक की राजनीति में कम्युनल किया जाता है। देखिए, ब्लेसफेमी लॉ इस मुल्क में भी मौजूद है और सारी दुनिया में भी मौजूद है। अब मुझे बताइए, ब्लेसफेमी का लॉ क्यों होता है, किस पर्पज से, किन लोगों के लिए होता है, ये एक बात बता दीजिए। सर, वो एक तरफा क्यों होता है ये बता दीजिए। और सलमान एक तरफा नहीं होता, एक तरफा नहीं होता, सारी दुनिया में मौजूद है। हर देश में ब्लेसफेमी लॉ मौजूद है और कहीं भी एक तरफा नहीं है, हमारे यहाँ भी नहीं है। दूसरी बात, जो आपने जो कोट किया कि मुसलमान का जब इशू आता है, तब मैं आपसे पूछता हूं कि साध्वी प्रज्ञा, अगर पार्लियामेंट में आपकी मेंबर पार्लियामेंट है, आपकी मेंबर पार्लियामेंट है, प्रूविड है, यूएपीए के तहत उनको ट्राई किया गया, उन पे कसूर साबित हुए। अभिनव भारत के कर्नल पुरोहित पे कसूर साबित होता रहा और इसके बावजूद वो रीइंस्टेट हो गए। उन्होंने कहा कि सर्विंग कमांडर होते हुए भी मैं अभिनव भारत का जो हूँ वो प्रेसिडेंट हूँ। तो ये सारे के सारे ये संगठन जो ग्राम ऑगस्टिन को कत्ल करके आ रहे थे बजरंग दल के दारा सिंह, वो क्या, उनके बारे में आपकी क्या राय है? क्या वो एक क्रिश्चियन मिशनरी को कत्ल करते हैं? क्या वो ब्लेसफेमस नहीं है? क्या उनको भी आप डिसोन कर देते हैं बाद में, को आप डिसोन कर देते हैं बाद में? ये सारे के सारे लोग, मसला ये है कि आपको कम्युनल पोलराइजेशन के बगैर इक़्तिदार हासिल नहीं होता, और इसलिए 30 साल आपने रामचंद्र जी के उनको पॉलिटिकल इरेना में लाके और हजारों लोगों को कत्ल किया आपने। कम से कम 12,000 फिगर है कि कत्ल हुए 30 साल में। जवाब देना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उसको बाबरी मस्जिद बोला। पूरा कम्युनल पॉलिटिक्स और ये पॉलिटिकल किलिंग का कल्चर। अब आप रहमानी साहब, अब आप मामले को कहीं का कहीं ले जा रहे हैं। आपने पहले कह दिया अभिव्यक्ति की आजादी में यकीन नहीं रखता, उससे पहले आप कहते थे हम कोर्ट और संविधान में मानने वाले लोग हैं। आज आपने ये भी बता दिया कि साहब मैं कोर्ट में भी यकीन नहीं रखता। बाबरी मस्जिद की बात करके आपने ये भी बता दिया सर कि अभिव्यक्ति की आजादी के साथ साथ आपका देश की अदालत में भी कोई यकीन नहीं है बाबरी मस्जिद का हवाला देकर। सोनम कुछ कहना चाह रही, सोनम बोलिए। रोहित जी, पहले तो रहमानी साहब की ये स्टेटमेंट गलत है कि हर देश में ब्लास्फेमी लॉज होते हैं। प्रोग्रेसिव नेशंस में ब्लास्फेमी लॉज नहीं होते। आई एम वेरी श्योर कि इंडिया में भी जो एक मेजर सेक्शन ऑफ प्रोग्रेसिव पीपल है वो नहीं चाहते कि ब्लास्फेमी लॉज हो। हमारे साथ ट्रेजेडी क्या है कि हिंदू लोग जो है वो टॉलरेंस दिखाते हैं, अगर थोड़ा बहुत कोई मजाक भी उड़ाता है तो लोग उसका इतना हल्ला गुल्ला नहीं करते, पर दूसरी तरफ के लोग जो आके दंगा कर देते हैं, लोगों का गला रेत देते हैं, तो फिर वो उसकी वजह से देश में बहुत पोलराइजेशन हो रही है। रहमानी साहब को थोड़ा पीछे जाके किताबें पढ़नी चाहिए, उनको पता करना चाहिए कि इंडिया में ब्लास्फेमी लॉ कब आया था। किसी ने माता सीता पे टिप्पणी की थी, उनको जवाब देने के लिए किसी ने रसूल पे टिप्पणी कर दी, उसके बाद फिर बहुत दंगा हुआ, फिर ब्लास्फेमी लॉ लाया गया, वरना इंडिया में तो ब्लास्फेमी लॉ था ही नहीं। आपने कैसे कह दिया? आप वेस्ट में जाके देखिए, जितने प्रोग्रेसिव नेशंस है, तभी तो हमें थर्ड वर्ल्ड बोला जाता है ना, क्योंकि हमारी सोच ऐसी ही है। इंटरनेट पे किसी ने किसी का मजाक उड़ा दिया तो हमारा पूरा धर्म खतरे में आ गया। आप कब इस तरह की मानसिकता से बाहर आएंगे?
है कि छोटी सी चीज से आपके रसूल का नहीं, नाम मगर अभी बदनाम है ना, होता है या चलिए, इस्लाम समय खतरे में आगे आ इजाजत जाता नहीं है, दे रहा। तो फिर आप गलती किसी- आपकी है। ठीक है, सीता मैया का अपमान के लिए लाया गया ना ठीक, सर। लॉ, यही तो मैं कह रहा हूँ। जब मैया सुधांशु जी अपमान कहते हैं कि नहीं खाली लाया गया मुसलमान जब रहमानी खड़ा होता है साहब। ठीक, सर, तो लेकिन यही समय मैं समाप्त हो कह गया है। रहा हूँ। किसी ने सीता मैया की किया, निशान बदले पे में गुस्ताखी किसी इसलिए ने लॉ आ के गया ऊपर इस मुल्क टिप्पणी में। की, तो खाली समय हिंदू इजाजत नहीं तो दे रहा। इशू नहीं होना चाहिए ना, ये पॉलिटिकल प्लीज, सर, इशू है। चलिए। और हर violence समय का इजाजत नहीं दे रहा। फॉल आउट होता हम है। एक बात बार बार कहते रहे हैं और एक बार फिर कह रहे उसके हैं, जवाब में लॉ एंड ऑर्डर के मसले, कानून व्यवस्था के मसले, सर कानून व्यवस्था के मसले कानून व्यवस्था के मसले रहने चाहिए, वो धर्म और आस्था के मसले नहीं बनाए जाने चाहिए। अगर कोई फेसबुक पोस्ट लिखी गई थी तो उसका निपटारा किसी की नापसंदगी का वो थाने में कचहरी में किया जा सकता था। सड़कों पर आग लगाकर शहर को झोंक कर आग में उसका निपटारा कभी भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। जो सवाल हमने आज आप लोगों से पूछा था उसके जवाब आपने क्या दिए? तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दंगल में आज हमने आपसे एक सीधा सा सवाल पूछा था। सवाल यह था, क्या सांप्रदायिक हिंसा के मामलों में और सख्ती की जरूरत है? और देश की राय इस मामले में बिल्कुल साफ है। 98% लोगों को लगता है, 98% लोगों को लगता है कि हां, सांप्रदायिक हिंसा के मामलों में और सख्ती करने की जरूरत है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।